हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू नो दैट हम दो वीडियो एनएमआर पर बना चुके हैं और एक में आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, दूसरे में आपने सिग्नल्स के बारे में पढ़ा था। अब आपका जो थर्ड टॉपिक है वो है पोजीशन ऑफ सिग्नल्स और केमिकल शिफ्ट, और डेल्टा वैल्यूज भी कहते हैं। स्मॉल डेल्टा से ये आपका जो होता है स्मॉल डेल्टा होता है। अब आप देखिए, अगर आपको पोजीशन ऑफ सिग्नल के बारे में पता करना है, पोजीशन तो आप जानते हो भाई, सिग्नल कहाँ आपका एग्जिस्ट करेगा, क्या पोजीशन होगी इसकी, ठीक है। अब वो पोजीशन हम देखते हैं फील्ड के बेस पर, भाई आपका हायर फील्ड पे एग्जिस्ट करेगा या आपका लोअर फील्ड पे एग्जिस्ट करेगा, उस सिग्नल की पोजीशन क्या होगी। तो इससे पहले आपको नंबर ऑफ सिग्नल निकाल जाने चाहिए कि आप क्या कोई भी कंपाउंड अगर आपको दिया गया है, जैसे कि आपको दिया गया है CH3 CH2 CH3, तो आपने ज़रा इसमें हमने प्रोपेन पीछे लिया था एग्जाम्पल, तो ये आपने देखा था ये 3 प्रोटॉन जो है वो एक इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, इसे हमने ए टाइप का सिग्नल मान लिया था। फिर आपने देखा था कि जो इसका केमिकल एनवायरनमेंट है वही आपका केमिकल एनवायरनमेंट इन 3 प्रोटॉन्स का है, तो ये भी आपके ए टाइप के ही होंगे। जबकि इसका केमिकल एनवायरनमेंट इन दोनों से डिफरेंट था, यानी कि 6 प्रोटॉन से डिफरेंट था, तो ये आपने बी टाइप का मान लिया था। तो इसी बेस पर आपने देखा था 6 प्रोटॉन है वो आपके एक टाइप के यानी कि एक सिग्नल देते हैं, ऐसे ही आपके 2 प्रोटॉन्स है वो आपके एक सिग्नल देते हैं, तो टोटल आपके सिग्नल जो होते हैं 2 आ जाते हैं। अब देखिए, ये हम पढ़ चुके थे पीछे नंबर ऑफ सिग्नल। अगर आपने नहीं पढ़ा है, आप नहीं समझे हैं, तो आप पिछला वीडियो देखो, ठीक है, पिछला वीडियो देखिए, उसमें आप समझिए और उसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा पोजीशन ऑफ सिग्नल। अब देखिए, वहाँ तक हम पढ़ चुके थे कि हमें 2 सिग्नल मिले हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो 6 प्रोटॉन है ये आप एक सेट मानोगे प्रोटॉन का, भाई हमें प्रोटॉन का एक सेट मिला, क्योंकि ये एक सिग्नल है, एक सिग्नल का मीन्स यहाँ पर हुआ प्रोटॉन का एक सेट मिला। अब उस प्रोटॉन के एक सेट में कितने प्रोटॉन है, आपके 6 प्रोटॉन है, ऐसे में प्रोटॉन का एक सेट ये मिला, तो इस प्रोटॉन के एक सेट में कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है, तो आपको अलग अलग सेट में मिले, यानी कि 2 सेट मिले, एक में आपके 6 प्रोटॉन है, एक में आपके 2 प्रोटॉन है। अब इन सिग्नल्स की या इन सेट्स की पोजीशन क्या होगी, मीन्स क्या है कि हायर फील्ड पे एब्जॉर्ब करेंगे या फिर ये लोअर फील्ड पे एब्जॉर्ब करेंगे। अब ये हमें यहाँ पर देखना है पोजीशन ऑफ सिग्नल में, ठीक है, हायर फील्ड पे एब्जॉर्ब करेंगे या फिर ये लोअर फील्ड पे एब्जॉर्ब करेंगे। अब हायर फील्ड या लोअर फील्ड पे एब्जॉर्ब करना ये डिपेंड करता है इनके केमिकल एनवायरनमेंट पर। अब देखिए, केमिकल एनवायरनमेंट से क्या समझते हैं, जैसे कि आप ये 3 प्रोटॉन हैं, अब इन 3 प्रोटॉन के साथ जुड़ा हुआ ग्रुप कैसा है, वो इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो वो केमिकली वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा, या वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो वो इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। अब देखिए, होता क्या है कि अगर आपके प्रोटॉन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो जब आप इसे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, जैसे कि आपने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि जब आप न्यूक्लियस को अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो अपनी एक्सिस पर रोटेट करना स्टार्ट कर देता है, तो उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो भी रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रॉन्ग। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो रिवॉल्यूशन भी ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है भाई, घूमेंगे भी उतनी तेज़ी से, और जितनी तेज़ी से घूमेंगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अपना जनरेट कर लेंगे, या इसे न्यूक्लियर फील्ड भी कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के द्वारा जनरेट किया गया फील्ड है ये। और किसकी प्रेजेंस में जनरेट किया जाता है, H0, यानी कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि 2 बड़े मैग्नेट जब आप लगाते हो, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जब आप लगाते हो, तब ये प्रोटॉन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके चारों ओर जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो रिवॉल्व करने लगती है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा रिवोल्यूशन होगा, और रिवोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। अब आपका जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को वीक कर देता है, सीधी सी बात है, देखिए समझने वाली। अगर आपका इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को अपोज कर देगा, ये कह लो कि उसकी स्ट्रेंथ को वीक कर देगा। तो ये प्रोटॉन को आप सिल्डेड प्रोटॉन यहाँ से कह सकते हो, इस प्रोटॉन को आप सिल्डेड प्रोटॉन यहाँ से कह सकते हो। सिल्डेड देखो क्या होता है, सिल्डेड होता है एक तरह से बचा हुआ एक कवच, जैसे कहते हैं कवच, उसके चारों ओर एक कवच बन जाएगा कि कोई भी उस पर अटैक नहीं कर पाएगा। चारों ओर उसकी एक बाउंड्री ऐसी बना दी, जैसे चाइना की एक बाउंड्री है, उसके चारों ओर एक बाउंड्री है और उस पर कोई अटैक करने के लिए इस बाउंड्री को पहले ब्रेक करना पड़ेगा। ऐसे ही है कि इस प्रोटॉन ने अपने चारों ओर एक इस तरह की बाउंड्री बना ली। किसकी इलेक्ट्रॉनिक बाउंड्री है, इलेक्ट्रॉनिक रिवोल्यूशन हो रहा है जिससे इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, तो उसकी एक बाउंड्री ऐसी बना ली कि जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो अपना इफेक्ट नहीं डाल पा रहा है इस पर। क्लियर है आपको, वो अपना इफेक्ट नहीं डाल पाएगा इस पर, तो ये प्रोटॉन आपका क्या कहलाएगा, सिल्डेड प्रोटॉन कहलाएगा। अगर क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट जो है वो वीक है, तो ये यानी कि लेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनों का रिवोल्यूशन भी फिर कम ही होगा, लेस ही होगा। तो इलेक्ट्रॉनों का रिवोल्यूशन कम होगा तो जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर जनरेट होगा वो भी वीक होगा।
अब वो वीक होगा तो वो इसके यानी कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को अपोज नहीं कर पाएगा। तो अब कौन कार्य कर रहा है, अब आपका जो काम करेगा वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा, क्योंकि ये आपका इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड वीक है तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इसे अपने प्रभाव डालेगा। तो इसके यानी कि जो हाइड्रोजन की जो स्पिन है वो आपकी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलेगी। तो यहाँ पर इस कंडीशन में प्रोटॉन आपका डीशिल्डेड होगा, इस कंडीशन में आपका प्रोटॉन डीशिल्डेड होगा। ठीक है, डीशिल्डेड मतलब वही, शिल्ड क्या होता है, कवच होता है, डीशिल्ड मतलब कवच नहीं होगा। अब कोई कवच नहीं, कोई भी अटैक करता है इसमें, यानी कि अटैक कौन कर रहा है, आपका अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, वो अपने अनुसार उसे चलाएगा, अपने अकॉर्डिंग उसे चलाएगा। तो ये आपको यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। शिल्डिंग और दो कंडीशन है। अब जो शिल्डिंग होती है वो हाइयर फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि शिल्डिंग अगर है तो जो प्रोटॉन है वो हाइयर फील्ड पर एब्जॉर्ब करता है। अगर आपका डीशिल्डिंग है तो आपका प्रोटॉन लोअर फील्ड पर एब्जॉर्ब करता है। क्लियर है आपको? अगर हाइयर फील्ड है, सॉरी, अगर आपका शिल्डेड है प्रोटॉन तो वो हाइयर फील्ड पर एब्जॉर्ब करेगा, और आपका डीशिल्डेड है तो आपका वो लोअर फील्ड पर एब्जॉर्ब करेगा। अब देखिए, हमें यही देखना है कि प्रोटॉन की नेचर आपको पता होनी चाहिए इसके लिए कि प्रोटॉन की नेचर क्या है। अब प्रोटॉन की नेचर कैसे देखते हैं हम? प्रोटॉन की नेचर का मतलब है कि आपका भाई एरोमेटिक, अगर आपकी बेंजीन रिंग है, आप इसके प्रोटॉन की बात कर रहे हो तो ये एरोमेटिक प्रोटॉन हो गया। एरोमेटिक प्रोटॉन की नेचर में पता चल गया, एरोमेटिक प्रोटॉन है ये आपका प्रोटॉन किससे जुड़ा हुआ है, CH3 यानी कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए प्रोटॉन है, या आपका डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ प्रोटॉन है, या आपका एक आता है आपका, इसे विनाइलिक कहते हैं, जानते हो आप, विनाइलिक डबल बॉन्डेड, या sp2 कार्बन से जब हाइड्रोजन कोई भी ग्रुप जुड़ा होता है इसे विनाइलिक कहते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इसे विनाइलिक प्रोटॉन बोलोगे। ऐसे ही आपका एसिटाइलिनिक प्रोटॉन क्या आता है, जब ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से प्रोटॉन जुड़ा होगा एसिटाइलिनिक प्रोटॉन होगा। ऐसे ही आपका एलाइलिक होता है कि डबल बॉन्डेड अल्फा, अगर आप डबल बॉन्ड के सापेक्ष अल्फा कार्बन से कोई प्रोटॉन देखते हो तो ये आपका एलाइलिक प्रोटॉन होता है। तो इस तरह से आपको अलग अलग नेचर का पता होना चाहिए। अब देखिए, अगर आपको नेचर पता होगा, आपको पता होगा कि अगर सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो रिवोल्यूशन भी ज़्यादा होगा, और रिवोल्यूशन ज़्यादा होगा तो ये प्रोटॉन जो होंगे वो हाइयर फील्ड पर एब्जॉर्ब करेंगे, या प्रोटॉन जो होंगे वो शिल्डेड होंगे। अगर आपका डबल बॉन्ड है तो आप जानते हैं जो पाई बॉन्ड होते हैं उनकी नेचर जो होती है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की होती है। तो पाई बॉन्ड यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पर कम कर देगा, और जब कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो हाइड्रोजन के चारों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी लेस हो जाएंगे। अब ये जो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के चारों ओर कह रहे हो ये बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लेस हो जाएंगे, तो रिवोल्यूशन भी कम हो जाएगा, तो ये प्रोटॉन आपका डीशिल्डेड हो जाएगा, यानी कि ये आपका लोअर फील्ड पर या डाउन फील्ड एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर है, हो जाना चाहिए आपको यहाँ से, ठीक है। ऐसे ही आप जानते हो कि जो बेंजीन होती है उसमें भी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ज़्यादा होते हैं, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ज़्यादा हैं तो पाई बॉन्ड्स की नेचर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो वो भी कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रोटॉन के चारों नंबर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। अब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो आपका रिवॉल्यूशन भी कम होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को घूमना जो होगा वो भी कम हो जाएगा, तो जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका वीक हो जाता है। और आपने पढ़ा है इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड वीक है तो आपका जो प्रोटॉन है वो डीशिल्डेड प्रोटॉन होगा, और अगर आपका प्रोटॉन डीशिल्डेड है तो इसका मतलब क्या है कि वो डाउन फील्ड एब्जॉर्ब करेगा। अब देखिए, जब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर डेल्टा वैल्यू, अब जो केमिकल शिफ्ट है डेल्टा वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप फील्ड की आप बात करते हो तो डेल्टा वैल्यू जो होती है कम होती है, और डाउन फील्ड की बात करते हो तो डेल्टा वैल्यू ज़्यादा होती है। यानी कि आप कह सकते हो डेल्टा वैल्यू जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डीशिल्डिंग के, ठीक है। डेल्टा वैल्यूज जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डीशिल्डिंग के। अगर डीशिल्डिंग ज़्यादा है तो डेल्टा वैल्यू ज़्यादा ही होगी, इसे आप समझ सकते हो। तो ये आपकी पोजीशन ऑफ सिग्नल है, इसे हम इस तरह से देख सकते हैं। इसके ऊपर मैंने नोट्स भी बनाए हैं, तो मैं आपको नोट्स यहीं पे दिखा देता हूँ, या मैं आपको सेंड भी कर सकता हूँ, तो आप यहाँ से इसे पॉज करके इन्हें नोट कर सकते हो, ठीक है। देखिए, पॉज करके इसे नोट कर सकते हो। जैसे लिखा हुआ है नंबर ऑफ सिग्नल्स इन NMR स्पेक्ट्रम टेल्स द नंबर ऑफ सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन इन मॉलिक्यूल। भाई आपका जो नंबर ऑफ सिग्नल हैं वो क्या बताते हैं, सेट ऑफ प्रोटॉन बताते हैं, इक्विवेलेंट प्रोटॉन कितने हैं। फिर पोजीशन ऑफ सिग्नल क्या बताती है स्पेक्ट्रम में, कि आपका एरोमेटिक प्रोटॉन है या उसकी मतलब प्रोटॉन की नेचर क्या है। अगर आपको सिग्नल मिले हैं तो सिग्नल अलग अलग सिग्नल क्यों मिले हैं, अलग अलग सिग्नल हमें इसलिए मिले हैं क्योंकि प्रोटॉन की नेचर भी अलग अलग होगी। भाई कोई प्रोटॉन एरोमेटिक होगा, कोई प्रोटॉन एलिफेटिक होगा, कोई प्रोटॉन विनाइलिक होगा, कोई एसिटाइलिनिक होगा, कोई प्रोटॉन ऐसा होगा कि उससे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होगा, कोई प्रोटॉन ऐसा होगा जिससे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा होगा। तो इस तरह से अलग अलग अगर नेचर होती है तो अलग अलग ही सिग्नल मिलेंगे, तो उनकी पोजीशन भी
पूरी अलग अलग ही होगी। तो इस तरह से आपको यहाँ से समझा जा सकता है। अब देखिए इसमें जो है कि अगर जब आप मॉलिक्यूल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो तो मैंने जैसे कि बताया आपको, प्रोटॉन के चारों जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो रिवॉल्व करने लगती है, रोटेट करने लगती है, और उसके रिवोल्यूशन से एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अगर वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो आपका प्रोटॉन शिल्डेड होगा, अगर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड वीक है तो आपका प्रोटॉन डीशिल्डेड होगा। जैसे कि लिखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड प्रोटॉन, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड प्रोटॉन ज़्यादा हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्ट्रेंथ ऑफ इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि आपकी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा ही होगी। क्लियर है? अगर आपका इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है देन वो क्या करेगा, वो अपोज कर देगा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, तो उस कंडीशन में प्रोटॉन को आप शिल्डेड प्रोटॉन कहोगे। अगर आपका इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड वीक है तो वो रेनफोर्स करेगा। देखो इस तरह के वर्ड जो होते हैं स्टैंडर्ड वर्ड होते हैं। रेनफोर्स, रेनफोर्स का मतलब होता है बढ़ावा देना, या मैंने लिखा हुआ है इसके लिए प्रोमोट, या प्रोमोट कर देगा। किसे प्रोमोट करेगा? वो स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जो आपने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड यानी कि दो बड़े मैग्नेट्स जो लगाए थे उनकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को और ज़्यादा बढ़ा देगा वो, क्योंकि वो आपका वीक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड रखता है। ठीक है, वो अपोज नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा, फिर से प्रोमोट करना स्टार्ट कर देगा। तो उस कंडीशन में जो प्रोटॉन आपको वो डीशिल्डेड प्रोटॉन होगा। इस तरह से आपको समझा जा सकता है। मैंने थोड़ा इस बेस पे भी लिखा है, देखिए इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ग्रेटर देन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अगर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड किसका है, वो न्यूक्लियर फील्ड भी कहते हैं क्योंकि न्यूक्लियस जनरेट करता है ऐसे। तो अगर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है तो प्रोटॉन आपके शिल्डेड होंगे, और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड लेस देन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है तो प्रोटॉन्स आर डीशिल्डेड। ये यहाँ से समझा जा सकता है। फिर यहाँ से समझ सकते हैं कि शिल्डिंग जो होती है वो एब्जॉर्प्शन को अप फील्ड यानी कि हायर फील्ड में शिफ्ट करती है, हम पढ़ चुके हैं अभी से, और जो डीशिल्डिंग होती है वो एब्जॉर्प्शन को डाउन फील्ड शिफ्ट करती है। अब देखिए शिल्डिंग का एब्जॉर्प्शन को अप फील्ड शिफ्ट करना और डीशिल्डिंग का एब्जॉर्प्शन को डाउन फील्ड शिफ्ट करना, तो ये जो शिफ्ट्स होती हैं इन्हें ही केमिकल शिफ्ट कहा जाता है। अब जो ये शिफ्ट होती हैं किसके रेफरेंस में, अब कोई ना कोई रेफरेंस तो लेना ही पड़ेगा आपको। भाई रेफरेंस का मतलब क्या हो गया कि आपने जैसे बोल दिया, अब आप बता रहे हो कि अब फील्ड कहाँ है, डाउन फील्ड कहाँ है। भाई आपने कोई एक रेफरेंस किया, यानी कि आपने कोई पिलर ले लिया, आप बता रहे हो पिलर के कोई ऑब्जेक्ट है और वो पिलर के इधर जा रहा है या पिलर के इधर जा रहा है, तो कोई ना कोई तो रेफरेंस बताना पड़ेगा कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो इसी तरह से हम इसमें रेफरेंस के रूप में लेते हैं TMS, होता है टेट्रा मिथाइल सिलीन। टेट्रा मिथाइल का मतलब CH3 कितने होंगे, इसमें 4 CH3 होंगे। किससे जुड़े हैं, सिलीन मतलब सिलिकॉन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, सॉरी सिलिकॉन से जुड़े हुए हैं। तो ये हम रेफरेंस के रूप में लेते हैं आपका टेट्रा मिथाइल सिलीन। अब देखिए आपने रेफरेंस के रूप में लिया ही क्यों है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें रेफरेंस के रूप में हम लेते हैं। तो प्रॉपर्टी जिसकी क्या है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी आता है कि आप TMS को ही रेफरेंस क्यों लेते हो। तो इसकी कुछ इस तरह की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है जिससे इसे ही रेफरेंस में लिया जाना चाहिए। अब देखिए क्या है, सबसे पहले है कि ये लगभग हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मिक्स हो जाता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ ये मिक्स तो हो जाता है बट उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। मीन्स क्या है कि वो सोल्यूबल हो जाएगा, और अगर आप उसे हीट करोगे तो वो आपका रिमूव भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसके बाद रिएक्शन करके कोई प्रोडक्ट देगा। अगर उसके बाद रिएक्शन करके कोई प्रोडक्ट दे देगा फिर तो हमारा आपका कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। आप कैसे निकालोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो केमिकल शिफ्ट आप कैसे निकालोगे। तो इसमें क्या होता है कि ये केवल उसके साथ सोल्यूबल तो हो जाता है सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, और इसकी जो वोलेटिलिटी होती है, वोलेटिलिटी का मतलब है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है। तो अगर आप इसे हीट करो तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से पहले ही वेपराइज हो जाता है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इससे ज़्यादा होगा, जबकि TMS का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। तो इसलिए जब आप इसे हीट करके आसानी से रिमूव भी कर सकते हो, मतलब हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड फिर बच गया। भाई आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसमें TMS मिलाया, फिर आपको क्या करना था, ऑर्गेनिक कंपाउंड वापस रीजनरेट करना था, तो आपने क्या किया, इसे हीट कर दिया, तो आपका जो TMS उसमें प्रेजेंट था उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो आपका रिमूव भी आसानी से हो जाएगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। दूसरा इसकी जो डेल्टा वैल्यूज होती है, इसकी डेल्टा वैल्यूज होती है 0 होती है। अब देखिए जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो 0 से आपके पॉजिटिव वैल्यू की तरफ ही चलेंगे, यानी कि वो +1 हो सकते हैं, +2, +5, +6, मतलब वो नेगेटिव वैल्यू में नहीं जाएंगे। तो TMS की वैल्यू 0 है तो ये एक रेफरेंस के रूप में ले लिया, और ये बता दिया गया कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो 0 से पॉजिटिव वैल्यू की तरफ ही एब्जॉर्ब करेंगे, ना कि नेगेटिव वैल्यू की तरफ। इसे जो समझा जा सकता है वो देखिए इस तरह का आप इसमें ये बनाते हैं स्केल, और यहाँ पर ये डेल्टा स्केल हम इसे बोलते हैं, ये डेल्टा स्केल बना रहे हैं आप, और इसमें जो हमें लेते हैं हम यहाँ पर रेफरेंस TMS। तो जो डेल्टा वैल्यू होती है TMS के लिए वो 0 होती है,
फिर यहाँ से आप स्केल बनाते रहोगे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 10 तक का स्केल हम मोस्टली प्रोटॉन यानी कि PMR जो आपकी रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसमें हम लेते हैं। अगर आप इधर चलते हो तो ये आपकी अप फील्ड डायरेक्शन है, अप फील्ड मतलब हायर फील्ड। अब हायर फील्ड की तरफ कौन जाता है? अगर आपका प्रोटॉन सिल्डेड है तो वो एब्जॉर्प्शन को अप फील्ड यानी कि हायर फील्ड की डायरेक्शन में शिफ्ट करने लगेगा। अगर आपका डीसिल्डेड प्रोटॉन है तो वो डाउन फील्ड की तरफ जाने लगेगा, ये होता है डाउन फील्ड, ठीक है, ये होता है डाउन फील्ड, तो डाउन फील्ड की तरफ जाने लगेगा। तो अब आप देखिए डाउन फील्ड की तरफ अगर चलता है तो डेल्टा वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो हम कह सकते हैं डेल्टा वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीसिल्डेड प्रोटॉन, क्योंकि डीसिल्डेड प्रोटॉन आपका डाउन फील्ड एब्जॉर्प्शन को शिफ्ट करता है, जबकि आपका जो सिल्डेड प्रोटॉन होता है वो आपका अप फील्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। तो जो ये शिफ्ट होती है कि डीसिल्डिंग का आपका डाउन फील्ड शिफ्ट करना, सिल्डेड प्रोटॉन का आपका अप फील्ड शिफ्ट करना, इसे ही केमिकल शिफ्ट कहा जाता है। और किसके रेफरेंस में लेते हैं हम इसे? TMS के, टेट्रामिथाइलसिलेन के रेफरेंस में सिल्डेड प्रोटॉन का अप फील्ड की तरफ शिफ्ट होना, डीसिल्डेड प्रोटॉन का डाउन फील्ड शिफ्ट होना ही केमिकल शिफ्ट कहलाता है, इसे इसलिए आप कह सकते हो। और TMS का आपको मैंने पूरा नाम बताया था, पूरा नाम भी कई बार क्वेश्चन पे पूछा हुआ है, इसे कहते हैं टेट्रामिथाइलसिलेन। तो देखिए आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि सिल्डिंग क्या है, डीसिल्डिंग क्या है, इसे हम अच्छे से समझ लेना चाहिए। फिर हम कंपाउंड्स में भी देखेंगे सिल्डिंग और डीसिल्डिंग को कैसे देखा जाएगा। अब देखिए जैसे आपने कहा कि आप जो है जो भी क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहे हो तो उसे हम सैंपल मानेंगे, भाई हमने सैंपल लिया और किसके रेफरेंस में ले रहे हैं आप? TMS के। तो आपका जो डिफरेंस होगा इसका, उससे आप अगर आपको सैंपल की निकालनी है तो आप क्या करोगे? TMS को फिर माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि TMS का भी लिया हुआ है। अब TMS तो जीरो ही है, ठीक है, तो न्यू सैंपल माइनस न्यू TMS, इस तरह से आप इसे कैलकुलेट करोगे। और इसके लिए जो फॉर्मूला होता है केमिकल शिफ्ट निकालने के लिए, जो फॉर्मूला है डेल्टा, केमिकल शिफ्ट होते हैं डेल्टा इक्वल टू न्यू सैंपल माइनस न्यू TMS, ठीक है, अपॉन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इन मेगा साइकिल पर सेकेंड। भाई ये फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल है, फ्रीक्वेंसी ऑफ TMS है, और यह क्या होगी? ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। देखिए ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी किसकी है? जो आपने इंस्ट्रूमेंट लिया हुआ है उसे आप कितनी फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कर रहे हो। फ्रीक्वेंसी को हम कैसे मेजर करते हैं? मेगा साइकिल पर सेकंड। तो मेगा साइकिल पर सेकंड MCPS लिख देते हैं, या फिर आप इसे कह सकते हो मेगा हर्ट्स। और ये आप जानते हो कि 1 मेगा हर्ट्स इक्वल टू होता है 10⁶ हर्ट्स। ये आप कह सकते हो MCPS, यानी कि 1 मेगा साइकिल पर सेकंड इक्वल टू होता है 10⁶ CPS साइकिल पर सेकंड। तो जो भी आप डेल्टा मेजर करोगे उसे PPM में मेजर करोगे। अब आप देखिए न्यू सैंपल माइनस न्यू TMS, ये आप डिफरेंस निकाल रहे हो, ठीक है, यानी कि चेंज निकाल रहे हो। तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल इन हर्ट्स, इसे आप हर्ट्स में रखोगे। तो मेगा हर्ट्स को हर्ट्स में जब चेंज करोगे इनटू 10⁶ हमने यहाँ पे फॉर्मूले में यूज कर लिया। और अपॉन नीचे ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, अगर मेगा हर्ट्स में है तो आप उसे हर्ट्स में चेंज करके लिखोगे और 10⁶ में नीचे आ जाएगा, उससे वो आपका, ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला आपका एक बन जाएगा। और PPM यानी कि जो उसकी यूनिट होगी वो PPM है, पार्ट पर मिलियन है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इसमें आपका जो नेक्स्ट आता है, ये लिखा हुआ है मैंने ऐसे ही कि डेल्टा को जो हम मेजर करते हैं PPM में, पार्ट पर मिलियन में मेजर करते हैं, ठीक है। मोस्टली फॉर PMR प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस डेल्टा वैल्यू जो होती है वो 0 से 10 के बीच में रेंज करती है। टो वैल्यू जो होती है वो भी आपकी डेल्टा वैल्यू की जगह हम यूज कर सकते हैं। भाई हम टो भी यूज कर सकते हैं, डेल्टा भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप एक ग्राफ देख रहे हैं तो आपको इससे पहले पता होना चाहिए कि टो और डेल्टा में रिलेशन क्या है। देखिए टो इक्वल टू होती है 10 माइनस डेल्टा। अगर आपकी डेल्टा वैल्यू 0 है तो टो वैल्यू क्या होगी आपकी 10 होगी। जैसे आप TMS के लिए पढ़ रहे हो, TMS के लिए हमारी डेल्टा वैल्यू देखिए डेल्टा स्केल हमारा 0 है तो टो के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी 10। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आया हुआ है कि TMS के लिए टो वैल्यू बताइए, तो टो वैल्यू क्या होगी 10। अगर डेल्टा वैल्यू पूछता है तो डेल्टा वैल्यू क्या होगी आपकी 0। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रहनी चाहिए। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, सिल्टिंग जो होगी एब्जॉर्प्शन को आपकी हायर फील्ड की तरफ शिफ्ट करेगी, डी सिल्टिंग आपके एब्जॉर्प्शन को लोअर फील्ड की तरफ शिफ्ट करेगी। अब इसी के बेस पे क्वेश्चन भी हमने लिखा हुआ है यहाँ पर। इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ ऑब्जर्व शिफ्ट फ्रॉम TMS इज़ 250 हर्ट्स एंड द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज़ 100 मेगाहर्ट्स। अब देखिए जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो तो 250 हर्ट्स में दी हुई है और जबकि आपकी इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्स में दी हुई है, तो केमिकल शिफ्ट आपको निकालनी है। तो डेल्टा वैल्यू इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या हो गया, डेल्टा न्यू कितना दिया हुआ है 250 हमने रख दिया हर्ट्स में। फिर आपको ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी
100 मेगाहर्ट्ज़, तो 100 मेगाहर्ट्ज़ को हर्ट्ज़ में चेंज कर लो तो क्या होगा 100 इंटू 10�6, तो 100 इंटू 10�6, और ये हर्ट्ज़ में आपने चेंज किया हुआ ही है, तो 10�6 से 10�6 कैंसिल हो जाएगा, और 250/100 इक्वल टू 2.5 ppm। तो इस तरह से आप ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी आप डेल्टा वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। आपको डेल्टा वैल्यू पूछ ले, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पूछ ले, या आपको डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल पूछ ले, तो आप यहाँ से कैलकुलेट ईजिली कर सकते हो उसे। अब जो भी ये नोट्स है मैं आपको इसका लिंक सेंड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और ये नोट्स यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके साथ मैं आपको कुछ डेल्टा वैल्यूज़ भी दूंगा जो कि आपको आनी चाहिए कि आप डेल्टा वैल्यूज़ कैसे निकालते हो, ठीक है, उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इसी में ही हम कुछ पढ़ेंगे इफेक्ट। मीन्स क्या है कि आपका जो सिल्डिंग और डीसिल्डिंग होते हैं कुछ कंपाउंड में, हम कैसे उसे मेजर करते हैं। देखिए सबसे जो ज़्यादा डीसिल्टेड होती है वो कहाँ होती है, ये आपको मेजर करना चाहिए। तो आप जैसे कि आप जानते हैं जो रिवोल्यूशन यानी कि जो पाई बॉन्ड होते हैं आपके, वो बहुत वीक बॉन्ड होता है, वो आसानी से टूट जाता है। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब आप अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में मॉलिक्यूल को रखोगे तो जब वहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो जल्दी जल्दी रोटेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो वीक होते हैं, जल्दी टूट जाता है बॉन्ड, तो उनमें जो रोटेशन होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो इसे एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं। इसे हम आगे अच्छे से डिस्कस कर लेंगे एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट क्या है। तो अभी आप ये देख लीजिए, अगर आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, अगर आपका sp2 हाइब्रिड कार्बन है, वो कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो वो डीसिल्टेड ज़्यादा होगा। अगर आपका sp हाइब्रिड से जुड़ा हुआ है तो वो डीसिल्टेड आपका कम होगा, सिल्टेड ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए कैसे। अब आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर है तो आप जानते हो शेप क्या होगी, वहाँ पर ट्राइगोनल शेप होगी। ट्राइगोनल शेप ही होती है, देखिए जैसे कि आपका फ़ैन होता है, फ़ैन पंखा होता है, इसके 3 पंखे इस तरह से होते हैं, तो ये ट्राइगोनल शेप आ जाती है। तो देखिए पाई इलेक्ट्रॉन जो है, जब आप अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगा, और जब वो ऐसे तेज़ी से घूमने लगेंगे पाई इलेक्ट्रॉन, तो उनके रोटेशन से एक फील्ड उसके बिल्कुल लेटरल पोजिशन पे, ठीक है, या इसके परपेंडिकुलर का होगा, सॉरी उसके परपेंडिकुलर जनरेट हो जाएगा, इस तरह से जनरेट हो जाएगा, ऐसे इधर भी जनरेट हो जाएगा। तो जो जहाँ ये आपका इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, इधर भी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, तो इधर से ना तो कोई इधर से अटैक कर सकता है, ना कोई इधर से अटैक कर सकता है। यानी कि जो ये बीच का रीजन है, ये जो बीच का रीजन है, ये रीजन, ये आपका सिल्डेड रीजन होगा, और जो ये रीजन है, ये वाला रीजन है, ये होगा डीसिल्डेड रीजन। तो जो आप देखते हो आपके जो प्रोटॉन्स हैं वो आपके डीसिल्डेड रीजन में है, ठीक है। देखिए इसे समझ सकते हैं हम, जैसे आपने ये लिया है, ठीक है, ये प्रोटॉन्स आपके हैं। अब आप जानते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कार्बन sp2 हाइब्रिड होगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करना, ऐसे ही रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। कब करेंगे, जब आप अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियस तो रोटेट करेगा ही, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे, और जब इलेक्ट्रॉन रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे, उनके रोटेशन से एक फील्ड जनरेट होगा, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से जनरेट हो जाएगा इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए जो ये बीच का रीजन होता है, ये इसे कहते हैं सिल्डेड रीजन, और जो ये रीजन होता है पूरा, ये होता है आपका डीसिल्डेड रीजन। तो जो आपके प्रोटॉन होते हैं वो डीसिल्डेड रीजन में है, जबकि जो बीच का रीजन है सिल्डेड है। तो प्रोटॉन डीसिल्डेड रीजन में है, इसलिए उनकी डीसिल्डिंग ज़्यादा होगी, तो डेल्टा वैल्यू भी ज़्यादा होगी। ये आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। ऐसे ही अगर आप देखते हो एल्डिहाइड में, जैसे आपने लिया CH3C डबल बॉन्ड OH। अब देखिए कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, इसका मतलब ये sp2 हाइब्रिड है, तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करेंगे, तो इसी तरह से आपका इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो यहाँ पर भी जो हाइड्रोजन है डायरेक्टली जुड़ा हुआ है कार्बन से, वो आपका डीसिल्टेड रीजन में है। अब देखिए ये जो हाइड्रोजन है, ये इस कार्बन से फिर कार्बन जुड़ा हुआ है, फिर उस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो डीसिल्टेड का इफेक्ट तो इन पर भी होगा, लेकिन इस हाइड्रोजन की डीसिल्टिंग ज़्यादा होगी और इन हाइड्रोजन की डीसिल्टिंग कम होगी, क्योंकि दूर हैं, ठीक है, ये आप कह सकते हो। तो ये आपका जो है एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। इसमें आप एक और समझ लीजिए एसिटिलीन। अब आप जैसे कि आप जानते हैं एसिटिलीन में जो कार्बन होता है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, वो sp हाइब्रिड होता है, और sp हाइब्रिड अगर होगा तो वो लीनियर होगा। अब भाई अगर लीनियर होगा तो देखिए स्ट्रक्चर बिल्कुल सीधी बनाओगे आप, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपोजिट इस तरह से डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, तो यहाँ पर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट होता है, देखिए बिल्कुल उसके लेटरली जनरेट होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, इसके बिल्कुल लेटरली जनरेट होता है इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो जो ये आपका
बीच का जो स्पेस होगा ये क्या होगा, सिल्डिड, और जो ये आपका ये होंगे दोनों ये होंगे डीसिल्डिड। तो अगर आप देखो यहाँ डीसिल्डिड रीजन में प्रोटॉन नहीं है, जबकि प्रोटॉन का आपका सिल्डिड रीजन में है, तो यहाँ पर प्रोटॉन सिल्डिड है ना कि डीसिल्डिड। तो आप ये कह सकते हो sp2 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन ज़्यादा डीसिल्डिड होगा इन कंपेयर ऑफ sp हाइब्रिड कार्बन, ठीक है, ये sp हाइब्रिड CH बॉन्ड से। तो इस तरह से आप डीसिल्डिंग और सिल्डिंग को समझ सकते हो। अब देखिए मैं आपको जो ये पोजीशन है इसकी टेबल आपको भेज दूंगा, केमिकल शिफ्ट की डेल्टा वैल्यू की टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन करने के लिए, और BSc फाइनल ईयर में इसके क्वेश्चन भी आते हैं, ज़रूर आते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसमें ये जो टेबल्स हैं मैं आपको इसके साथ ही लिंक एक डिस्क्रिप्शन में भेज दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए साइक्लोप्रोपेन, अगर आपको साइक्लोप्रोपेन के लिए देखना डेल्टा वैल्यू क्या है, देखिए डेल्टा वैल्यू दी हुई है, टो वैल्यू भी दी हुई है, ठीक है। तो डेल्टा वैल्यू जहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, इसने जो हाइड्रोजन ब्लैक किए हुए हैं ना, ये ब्लैक ज़्यादा डार्क हैं, तो ज़्यादा डार्क जो हैं उन वो ही आपको यहाँ पर डेल्टा वैल्यू या टो वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए यहाँ पर ज़्यादा डार्क है, जो ज़्यादा डार्क है वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो आपका साइक्लोप्रोपेन है, इसके जो हाइड्रोजन है सारे एक जैसे ही हैं, तो इनकी जो डेल्टा वैल्यू 0.2 होगी। देखिए ये दिया हुआ है 0.2। अगर आपका प्राइमरी हाइड्रोजन है, प्राइमरी का मतलब है अगर एक कार्बन से केवल एक ही कार्बन जुड़ा हो, भाई जिस कार्बन से आपका हाइड्रोजन जुड़ा है उस कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, एक, ठीक है, तो आपका प्राइमरी होगा 0.9 होगी। तो अगर आपका सेकेंडरी होगा, अभी आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपका सेकेंडरी यानी कि इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो आपका इसकी डेल्टा वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। अभी आप समझोगे कि वो इंक्रीज क्यों कर जाएगी। ये एक वंडरवाल डीसिल्डिंग होती है, उसे हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, अगले वीडियो में से ज़्यादा डीपली पढ़ लेंगे। तो आपका जो विनाइलिक प्रोटॉन है, देखिए विनाइलिक क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ प्रोटॉन है, इसकी डेल्टा वैल्यू देखिए और ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी नेचर इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करने की होती है। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी नेचर इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करने की होती है, इसलिए वहाँ पर डेल्टा वैल्यू और ज़्यादा होगी। फिर आप देखिए एरोमेटिक प्रोटॉन, एरोमेटिक प्रोटॉन जो होता है वो बेंजीन से जुड़ा हुआ प्रोटॉन है, और बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड होते हैं, आप जानते हैं। तो उनकी जो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होगी, पाई बॉन्ड की नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेंगे, तो और ज़्यादा डिसिल्डेड करेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू जो होगी 6 से 9 के बीच वेरी करेगी डेल्टा वैल्यू। और टो वैल्यू और डेल्टा वैल्यू का रिलेशन आप जानते हैं 10 माइनस डेल्टा, तो आप 10 से माइनस कर दोगे तो उसका इधर आ जाएगा। देखिए 10 माइनस 9 कितना आ गया 1, 10 माइनस 6 कितना आ गया 4, ठीक है, 4 to 1 टो वैल्यू में आपका वेरी करेगा। फिर अभी आपको देखिए जितनी भी वैल्यूज लिखी हुई हैं, अब आप सोच रहे होंगे रटना पड़ेगा, तो रटने की कोई बात नहीं है इसमें। आप क्या करिए, इन्हें कुछ मैं आपको अगले वीडियो में इफेक्ट्स बताऊंगा, ठीक है, कि कौन से जो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डेल्टा वैल्यू को अफेक्ट करते हैं, यानी कि जिनकी वजह से डेल्टा वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है या उनकी वजह से भी डेल्टा वैल्यू ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है। तो वो आपको फैक्टर पढ़ने हैं। तो अभी आप केवल इसे देख लीजिए। इसमें जो फ्लोराइड है, फ्लोराइड की आप जानते हो कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है, क्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो फ्लोराइड ज़्यादा आपका डिसिल्ड करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा कम करेगा। तो देखिए इसकी वैल्यू आपकी 4 to 4.5 है, जबकि क्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोराइड से कम है, तो ये आपका कम डिसिल्ड करेगा, तो इसकी वैल्यू जो है 3 to 4 है। तो ये आप इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको उसके लिंक भेज दूंगा, तो आप इसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और याद ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आगे के लिए आगे की वीडियो जो भी बनेंगी उसमें जो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे तो उनके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए टाइप ऑफ प्रोटॉन, केमिकल शिफ्ट क्या होगी, तभी आप सिग्नल निकाल पाओगे। फिर आपको आगे इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे कि आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया जाएगा और आपको एक डाटा दे दिया जाएगा डेल्टा वैल्यूज़ का, और ये पूछ लेगा वो कि बताइए स्ट्रक्चर क्या होगी। तो अगर आपको स्ट्रक्चर पता करनी है तो आपको पहले उनकी डेल्टा वैल्यू पता होनी चाहिए, आपको सिग्नल निकालना आना चाहिए। तो हर चीज़ एक और सीक्वेंस में है, तो इनकी सीक्वेंस को आप मत तोड़िएगा, रेगुलर वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।